नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बीहड़ ने अपना एक बागी राजा खो दिया था, लेकिन वो सुनसान नहीं हुआ। फिर गोलियों की गूंज से थर्राने को तैयार बैठा था और इस बार चंबल की साफ नदी को खून से लाल करने के लिए जो बागी आने वाला था, उसे नाम मिला नीली आंखों वाला शैतान। कहते हैं चंबल में एहसान चुकाने के लिए पीढ़ियां तक कुर्बान हो जाती हैं। एक घर और छत देने का एहसान चुकाना है खून से। चंबल की रवायत है कि डकैत की मौत के साथ ही उसकी कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन मान सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ। मौत मान सिंह की हुई, कहानी की नहीं। हर वारदात के बाद गैंग की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, जय मान सिंह। चंबल में यह पहला मौका था जब किसी डकैत का खून नहीं, उसका रिश्तेदार भी नहीं, बल्कि उसका पाला हुआ डकैत गैंग का सरदार बना, और इस कसम के साथ कि खून का बदला सिर्फ खून है। खेड़ा राठौर का छोटा सा घर के आंगन में घर के देहात से बड़ी सी मूर्ति लगी है। सुनहरे रंग में रंगी इस मूर्ति की आंखें आज भी चौकस दिखती हैं। आखिर वो भी क्यों ना, क्योंकि ये आंखें किसी और की नहीं बल्कि चंबल के एक ऐसे डाकू की है जिसके किस्से मान सिंह के किस्सों के साथ चंबल की लहरों में आज भी गूंजते हैं। एक गोली, एक शिकार और लाशों का अंबार, यही तकिया कलाम था इस डकैत का। मान सिंह के गैंग की कमान, और वो भी मान सिंह के मुठभेड़ में मरने के बाद संभालने वाले इस डकैत का नाम रूपा महाराज उर्फ रूपा पंडित उर्फ रूप नारायण शर्मा उर्फ रूपा है। गोविंद थापा की गोली का शिकार बने मान सिंह के बाद पुलिस को मान सिंह गैंग के अगले सरदार का नाम सुनने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मान सिंह के बाद जो नाम सबसे बड़ा था वो था मान सिंह के बेटे तहसीलदार का। लेकिन वो जेल की काल कोठरी में बंद था और भारतीय कानून से मिली 247 साल की सजा काट रहा था। मान सिंह का भाई नवाब सिंह भी जेल में बंद था। तो गैंग की कमान के लिए दो लोगों में होड़ थी, एक चंबल के सबसे बड़े निशानेबाज रूपा पंडित, तो दूसरा चंबल का सबसे बड़ा हत्यारा लाखन सिंह। लेकिन बाजी रूपा पंडित के हक में गई। मान सिंह गैंग की बादशाहत चंबल में किसी रियासत से कम नहीं थी। कई हजारों मील के एरिया में जो हुकूमत बनाई गई थी, इस हुकूमत का सबसे बड़ा हथियार था दहशत, और अब इस दहशत को बनाए रखने की जिम्मेदारी रूपा पंडित पर थी। चंबल में इंसानी रिश्ते भी अजब किस्म के होते हैं। आप पर एहसान सदियों पहले किया हो, उसका बदला आपको सदियों बाद भी देना पड़ सकता है। एहसान के बदले की कहानी चंबल में कई बार खून से लिखी जाती है। अगर हम बात करें कि मान सिंह के एनकाउंटर के बाद जब लगा कि ये गैंग खत्म हो गया, तब मान सिंह के खून के बेटे तो नहीं, लेकिन बेटे से बढ़कर रूपा ने इस गैंग की कमान संभाल ली। रूपा का ये घर आज आपको खंडर में दिख रहा है। यहाँ घर नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन रूपा ने मान सिंह गैंग की कमान संभालकर चंबल के इन बीहड़ों में मान सिंह के नाम को जिंदा रखा, उसके खौफ और उसके टेरर को जिंदा रखा। यानी चंबल की कहानी, चंबल की बादशाहत एक बार फिर वापस चंबल के इसी
खेड़ा राठौड़ गांव में मानसिंह की गढ़ी तक पहुंच गई। ये रूपा की कहानी है, वही रूपा जिसने मानसिंह के बाद मानसिंह के गैंग की कमान संभाली। नाम रूपा पंडित उर्फ रूपा नारायण शर्मा, उम्र 29 साल, पता खेड़ा राठौर, आगरा, जुर्म लूट, हत्या और डकैती, इनाम 30,000। मानसिंह के बदले रूपा गैंग का सरदार बन गया, लेकिन चंबल में किसी को पुख्ता तौर पर यह यकीन नहीं था कि रूपा मानसिंह की जगह भर सकता है क्या। लेकिन रूपा पंडित ने गैंग को इतना खतरनाक बना दिया कि लोग अब राजा मानसिंह की नहीं, रूपा महाराज की बात करने लगे। रूपा ने पहले मानसिंह का बदला लिया। और ये करते करते वो इतना खूंखार हो गया कि लोग उसे चंबल का कसाई कहने लगे। एक ऐसा डकैत जो न कत्ल करने के पहले सोचता न कत्ल करने के बाद। चंबल में कहा जाने लगा, जिस दिन रूपा की लाश गिरेगी वो गैंग की तो अकेली लाश होगी, लेकिन उसके आसपास पुलिस वालों की कई ट्रक लाशें होंगी। रूपा की कहानी का सिरा मानसिंह से जुड़ता है। रूपा का परिवार मानसिंह का पुरोहित हुआ करता था, लिहाजा दोनों परिवारों के गहरे रिश्ते थे। ये मानसिंह की गढ़ी है। ये मानसिंह जिस समय जहां मानसिंह का परिवार रहता था, ये पूरा हिस्सा मानसिंह की गढ़ी कहलाता था। सदियों पहले मानसिंह के परिवार ने मध्य प्रदेश से एक ब्राह्मण परिवार को अपने यहां लाकर जगह दी, यानी उनको अपना पुरोहित बनाया। रूपा का परिवार वही परिवार था जिसको कभी मानसिंह के पुरखे मध्य प्रदेश से यहां लाकर उसको एक पुरोहित के तौर पर अपने घर में रखा था, और उनको रहने के लिए भी यहीं अपनी गढ़ी में एक छोटी सी जगह दी, जहां रूपा के पिता और उसका पूरा परिवार इसी गढ़ी के बीच में एक छोटे से हिस्से में रहता था। चूंकि ये मानसिंह का पुरोहित परिवार था, लिहाजा रूपा का बचपन मानसिंह के बच्चों के साथ ही यहीं और इसी गढ़ी में आते जाते गुजरा। गांव में मानसिंह और तल्फी राम की दुश्मनी शुरू हुई तो इलाके की रवायत के मुताबिक ये दुश्मनी की आंच रूपा के परिवार पर भी आई। जुलाई 1928 खेड़ा राठौर गांव में कत्ल हुए तो मानसिंह के साथ साथ रूपा पंडित के पिता छविराम का नाम भी तल्फी राम ने कातिलों में लिखवा दिया। मुकदमा चला और मानसिंह के साथ छविराम को भी आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा ने छविराम की हिम्मत को तोड़ दिया और वो जेल से जिंदा बाहर नहीं आ पाया। छविराम के 4 लड़के थे, रूपा नारायण, कन्हाई, लक्ष्मी नारायण और दुल्ला। पिता के जेल में जाने के बाद पूरा परिवार मानसिंह के परिवार पर ही निर्भर हो गया। रूपा उस वक्त महज 12 साल का था। छविराम आगरा की सेंट्रल जेल में आखिरी सांसें गिन रहा था। तब उसने मानसिंह से वचन लिया कि मानसिंह अपने बेटों की तरह ही रूपा का भी ख्याल रखेगा। इसके लिए छविराम ने मानसिंह को उसके बेटों की कसम खिलाई। मानसिंह ने छविराम को ये वचन दिया कि वो मरते दम तक रूपा को एक बेटे की तरह से पालेगा। मानसिंह का हाथ पकड़कर रूपा ने गैंग में एंट्री की, क्योंकि रूपा के बाप ने कभी मानसिंह से यह वचन लिया था कि जब वो नहीं रहे तो रूपा की देखभाल एक बाप की तरह करना। मानसिंह ने उस वचन को निभाया तो बदले में रूपा ने भी
पलटकर उसी तरह की वफादारी दिखाई जिस तरह की मानसिंह ने अपने वचन से दिखाई। छविराम ने दम तोड़ दिया और कुछ दिन बाद एक और बुरा हादसा उसके परिवार के साथ हुआ। एक दिन अचानक इलाके की पुलिस उसके गांव में पहुंची और रूपा के चाचा मुरारी राम को पकड़कर ले गई। कुछ देर बाद लाश बीहड़ों में खून से लथपथ बरामद हुई। मुरारी राम का किसी से कोई झगड़ा नहीं था और ये साफ था कि उसको किसी और की दुश्मनी में अपना निशाना बनाया गया। घर वाले मुरारी की लाश उठाने पहुंचे तो उसकी हालत देखकर कांप उठे। घर में रूपा ही था, बाकी सदस्य तो जेल में थे या फिर फरार। ऐसे में रूपा रोता बिलखता हुआ सीधे थाने पहुंचा और हत्यारों को पकड़कर सजा दिलाने की गुहार लगाई। लेकिन थाने में रूपा को मदद नहीं मिली, बल्कि उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। कहते हैं कि रूपा जब कानून से मदद की आस में थाने में खड़ा था कि पीछे से एक पुलिसकर्मी ने बूट से किक मारी और रूपा कई गज दूर जाकर गिर पड़ा। उसकी सुनवाई करने की बजाय उसे बेइज्जत करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दुश्मनी शुरू हो चुकी थी मानसिंह के परिवार और तल्फीराम के परिवार के बीच में। तल्फीराम और रूपा का परिवार भी आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि रूपा के परिवार को मानसिंह के पुरखे मध्य प्रदेश से लाए थे और अपना पुरोहित बनाया था। वहीं तल्फीराम उनका ब्राह्मण था, उनकी शादियां करता था। तल्फीराम का परिवार हमेशा मानसिंह के परिवार के पहले से ब्राह्मण परिवार से रिश्ता रखता था। लेकिन जब झगड़ा शुरू हुआ तो मानसिंह और तल्फीराम के परिवार के बीच में एक तरह से गैंगवार शुरू हुई। लेकिन रूपा का परिवार तब तक इसमें सिर्फ सहानुभूति रखता था, उसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन इसी जंगल में एक ऐसी वारदात हुई जब रूपा का चाचा जुआ खेलने के बाद शाम को यहां से गुजर रहा था तो उसको तल्फीराम के परिवार के कुछ लोग यहीं से उठाकर इसी के रास्ते चंबल ले गए। बाद में उसका कत्ल हो गया और उसको चंबल में बहा दिया गया। ये कहानी जब गांव तक पहुंची तो रूपा का परिवार पूरी तरह से तल्फीराम के खिलाफ खड़ा हो गया। शिकायत करने रूपा थाने तक पहुंचा, लेकिन फिर वही पुरानी कहानी जिसको हम अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं कि थाने से रूपा को मदद मिलना दूर झिड़कियां मिली। टूटा हुआ रूपा जब थाने से निकला तो उसके कदम घर की ओर नहीं बल्कि चंबल की ओर उठ गए। वही चंबल जो रूपा के लिए घर जैसा जाना पहचाना था। 12 साल की छोटी सी उम्र से ही रूपा शौक में मानसिंह गैंग के लिए बीहड़ के टीलों पर बैठकर पहरेदारी का काम करता। गांव में भी जब मानसिंह का आना होता तो रूपा बहादुरी से मानसिंह के लिए पहरा देता और इसी तरह बंदूकों की रखवाली करते करते रूपा ने बंदूक चलानी भी शुरू कर दी। और अब थाने से निराश रूपा ने खुद बंदूक थाम ली। रूपा मानसिंह गैंग का सबसे छोटा मेंबर हो गया, एक ऐसा मेंबर जिसको मानसिंह बेटे जैसा मानता। मध्य प्रदेश पुलिस की डायरी कहती है कि रूपा अच्छा निशानची था। पुलिस की फाइलों में रूपा का नाम रूपा पंडित के तौर पर दर्ज हो गया। मानसिंह के एक इशारे पर वो किसी की भी जान ले सकता था और जान दे भी सकता था। समय के साथ मानसिंह गैंग में लोग बढ़ने लगे। गिरोह में एक और डकैत शामिल हुआ जिस पर गैंग को नाज था और वो था लाखन सिंह तोमर। पहले तो दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हुई,
फिर धीरे धीरे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी शुरू हो गई। दोनों बेहद शातिर और तेज निशानेबाज थे। दोनों ही बाज की तरह अपने गैंग पर निगाहें जमाए बैठे थे। अनुभवी मान सिंह को लगने लगा था कि इन दोनों की दोस्ती गैंग को लेकर कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। और ऐसे में एक दिन मान सिंह ने गैंग को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा लाखन सिंह को देकर दूसरे हिस्से में रूपा को रख लिया। लाखन सिंह ने अलग गैंग बना ली और रूपा मान सिंह के साथ रहकर वारदात करने लगा। खौफ दोस्त से ज्यादा दुश्मन बनाती है। चंबल भी अब राजा मान सिंह के एक छत्र राज के बाद बंटवारे के लिए तैयार था। एक चंबल, 2 बागी, दुश्मनी और अदावत की एक नई कहानी बीहड़ को दहलाने के लिए शुरू हो चुकी थी। रूपा के दरबार से उसका कोई पुराना दोस्त नाखुश था, इसलिए उसने हमले शुरू किए, जिसका जवाब जब रूपा ने दिया तो दहशत से चंबल कांप उठा। पुलिस की डायरी कहती है, जब मान सिंह गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हुई और उसको कमांडो गोविंद थापा की गोली लगी थी, तो गिरते हुए मान सिंह ने रूपा की ओर देखा और दम तोड़ दिया। गोलियों की बौछार हो रही थी और पुलिस की कई कंपनियां गैंग पर फायर कर रही थी। रूपा अपने मुखिया और पिता समान मान सिंह की लाश को वहां छोड़ना नहीं चाहता था। पहले मान सिंह के बेटे सूबेदार ने अपने पिता की लाश को वहां से उठाकर निकलना चाहा, लेकिन वो पुलिस की गोलियों का निशाना बन गया। ऐसे में रूपा पंडित ने अपनी राइफल से गोलीबारी करते हुए 100 किलो वजनी मान सिंह की लाश को कंधे पर उठाकर करीब 2 किलोमीटर तक की दौड़ लगाई। लेकिन सैकड़ों की तादाद में मौजूद पुलिस की भारी गोलाबारी गैंग पर भारी पड़ रही थी, तो गैंग ने रूपा से लाश को वहीं छोड़कर निकलने को कहा। निराश, हताश, रूपा ने मान सिंह की लाश को वहां रखा और हाथ जोड़कर सबके सामने कसम खाई कि वो खून का बदला लेगा। मान सिंह बाबा हमारे मारे गए तो रूपे ने उनकी लाश उठाई और लेकर के चले। पता नहीं लगने देंगे पुलिस को कि जी मान सिंह मारे गए। जब काफी ले जाने के बाद तो बाबा ने कहा, रूपे क्या फायदा है, तलवार से तुम मूड़ काट के ले जाओगे हमारा और लाश को बिगाड़ दोगे, तो लोग तो आखिरी में तो पता पड़ेगा ही कि मान सिंह मारे गए, तो फिर काय को लाश को खराब करो। इस तरह से रूपे ने उनको छोड़ दिया फिर कि कक्का सही कह रहे तुम। और फिर मां गोली चली, ठेला बंदा मार मार के सारी पुलिस का। छू के निकले और सूबेदार बाबा को पानी में पटक दिया तो लाश भी बिगड़ गई थी थोड़ी सी। वो दोनों एक ही साथ में एनकाउंटर हुआ इनका। गैंग की कमान संभालते ही रूपा ने खूनी खेल शुरू कर दिया। सबसे पहले मान सिंह के दुश्मनों से हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। मान सिंह की मौत के बाद उसके कुछ दुश्मनों ने पुलिस की मदद से फिर से सिर उठाया। उन्होंने खाली पड़ी मान सिंह की जमीन को जोतना शुरू कर दिया। इस पर मान सिंह की पत्नी रुक्मणी देवी बहुत परेशान हो गईं। रुक्मणी की परेशानी थी कि उसका पति और 3 बेटे मारे जा चुके थे। चौथा बेटा तहसीलदार सिंह जेल में था। गांव में उसके मददगार बेहद कमजोर हालात में थे और पूरे गांव पर पुलिस का पहरा था। मान सिंह के दुश्मन उसके परिवार की हालत पर खुशियां मना रहे थे। ऐसे में दिवाली का त्योहार आया। शाम हो चुकी थी और दिए की रोशनी से पूरा मंजर जगमग था।
इस बीच गांव में कुछ पटाखों की आवाज आई। एक क्षण में ही लोगों ने समझ लिया कि ये पटाखे दिवाली के पटाखे नहीं बल्कि मौत के पटाखे। ये रूपा महाराज की गैंग की गोलियों की गूंज थी जो उसके दुश्मनों पर बरस रही थी। कई लोगों को मारकर रूपा ने मान सिंह की जय का नारा बुलंद किया। गांव वालों का कहना है रूपा ने दुश्मन की लाश पर खड़े होकर यह ऐलान किया कि जब तक वो जिंदा है मान सिंह के परिवार की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। जो देखेगा वो गोलियों से भून दिया जाएगा। रूपा के लिए मान सिंह, रुक्मणी देवी मां बाप से बढ़कर थे। तो शाम को 7 बजे ही इनने अटैक कर दिया गांव में जाकर के। लोकमान वगैरह पंडित साहब पूरी गैंग थी अपनी, उन्होंने 7-8 आदमियों को मार दिया। जबकि पुलिस भी थी वहां पे, एक साला बजती उसमें पुलिस थी 200-250 आदमी, लेकिन उनको पता नहीं पड़ पाया क्योंकि फटाका चल रहे थे। ऐसे करके मारे ये सब मार मूर के और जयकरा दे करके भवानी माता को चले गए जंगल। पर किसी ने हिम्मत नहीं जमी जो उसने की कोशिश की। उधर लाखन सिंह भी चंबल में बड़ा गैंग बना चुका था। मान सिंह की मौत के बाद कुछ समय के लिए मान सिंह के दुश्मनों का हिसाब किताब करने के लिए सुलह सफाई हुई, लेकिन जल्द ही चंबल की बादशाहत को लेकर दोनों के बीच दोस्ती में दुश्मनी का रंग भर गया। लाखन ने रूपा के कुछ लोगों को परेशान किया। बदले में रूपा ने लाखन के लोगों को मारना शुरू कर दिया। दोनों गैंग का आमना सामना भी होने लगा, लेकिन रूपा भी अचूक निशाना और दिलेरी हर बार लखन सिंह पर भारी पड़ती थी। लखन सिंह के साथ लोग आसानी से रूपा महाराज या उसके गैंग पर गोलियां चलाने के लिए पीछे हट जाते। ये मान सिंह की गैंग का है, यानी राजा मान सिंह का गैंग, जिसको चंबल में किसी ने चुनौती नहीं दी। रूपा ने जल्द ही मान सिंह की तरह चंबल के बीहड़ में दरबार लगाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग लाइन लगाकर नजराना देने आने लगे। रूपा के चरणों में रुपए, जेवर नजराने के रूप में पेश होने लगे। अब वक्त रूपा का था। चंबल के गांव में रूपा ने जो कहा वो कानून बन गया। पुलिस और साहूकार के सताए लोगों ने रूपा के दरबार में गुहार लगानी शुरू कर दी। रूपा हर वक्त किसी का इंसाफ अपने अंदाज में करता। उसके फैसले के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं होती। जिसको दोषी पाया गया उसकी सजा मुकर्रर थी। एक गोली की आवाज और सांस जिस्म से बाहर। डर भय उनका ही था सबसे ज्यादा। वो तो ऐसे हाथ थे उनके क्या पूछो मत। सामने चलने वाले काल के भी सामने चलने वाले लोग थे। ये जैसे पुलिस आ रही है भागते नहीं थे। मानसिंह बाबा के साथ में ऐसा हुआ थे, वे पूजा बहुत करते थे बाबा। 2-4 दफे ऐसे गोली चली है कि पूजा कर रहे हैं नाद होकर के कहीं स्थान पे ऐसी जगह और पुलिस लग गई तो गोली चल रही है, लेकिन वो पूजा पे पूजा ही करी है उनने। पूजा हो गई उसके बाद फिर चले गए होंगे जंगलों को गोली चलाने के बाद। लेकिन वो उठते नहीं थे। वो गोली नहीं चलाने पर ही कब उठा रही है कि पूजा में भंग नहीं लगा उनको कर। रूपा का गैंग और उसकी राजशाही चरम पर थी। कहा जाता है कि डकैत पुतलीबाई रूपा पंडित के पास गई थी। कुछ वक्त तक उसके साथ रही, लेकिन रूपा महाराज ने पुतली को स्वीकार नहीं किया। इस पर तरंगी ने कुछ पंक्तियां लिखी। हो गई दोबारा हाथहीन, जीवन से खोई और निराशा। दलमान सिंह के नव अगुआ रूपा डाकू के पास गई। होठों सुर्खी, आंखें काजल, पचरंग अंगिया, झांझे पायल, गोरे तन की रतिरंभासी, मुख मुस्कुराहट जियरा घायल। और गौरव पूर्ण के पुष्ट कंद, नीली आंखों में रूप राम। नपनाहर मेरे कामदेव, रति करती है प्रणाम। माना है मेरे क्षीण पुण्य, प्रभु के सम्मुख में दंडित हूँ। होती मर्यादा हर कुल की, मैं पंडित हूँ। गैंग में आई तो थोड़ा सा परिवर्तन। उन्होंने बाबा बहुत चालाक थे, मैंने इसको भगाओ यहाँ से। 2-4 आदमी किए साथ में। कल्ला पहाड़ा नाम के गुजर और फरार हो गए थे उस टाइम पे। उस पुतली को लेकर के ये लोग वहां उसके पास छोड़ जाए।
पर वो उन्हीं के साथ ही मरी, उन्हीं के साथ रही जा रही हो, इतने थोड़े दिन राखी। रूपा से शादी करना चाहती थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। रूपे शादी नहीं करते, रूपे 50 कर लेते उस जमाने में। उनका शादी करने का तो मूड था ही नहीं। वो वैसे नहीं थे कि और तो आज होंगे वो हो तो कुछ भी नहीं लगती के घर पे ले जाते थे रूपे। जो बाबा के बनाए बहनियन थे उनके अंदर ही चले वो, उन्होंने कोई अपनी कथा नहीं करी। इस वजह से आज उनका भी नाम उन्हीं के समान है, पूजनीय। रूपा के गैंग में 35 से 40 लोग थे और पुलिस के मुताबिक हर रोज का खर्च तकरीबन 200 रुपए था। गैंग के पास सबसे अत्याधुनिक हथियार थे। टेलीस्कोप राइफल तो रूपा की पहचान थी और उसके गैंग के पास शक्तिशाली दूरबीन, हैंड ग्रेनेड, टीएमसी, ब्रेन गन और वायरलेस सेट तक थे। रूपा ने दशकों तक साहूकारों और धन्ना सेठों के परिवार वालों से लाखों रुपए इकट्ठा किया और पुलिस भी रूपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। गैंग अपहरण करता और रूपा का नाम हर घर तक पहुंचने लगा। डर ऐसा कि रंगदारी का हर पैसा वक्त पर पहुंचने लगा। कहते हैं एक बार चंबल में एक गांव से रूपा के गैंग ने एक लड़के के पिता को फिरौती की खबर भिजवा दी, लेकिन लड़के के पिता ने यह खबर पुलिस को दे दी। इस बात से खफा होकर रूपा ने घात लगाकर उसके पिता को ही उठा लिया। उसके बाद चंबल के बीहड़ में बाप बेटों को ऐसी यातनाएं दी गई कि पिता पुत्र की मौत से लोगों की रूह तक कांपने लगी। इस खौफनाक कांड के बाद चंबल में रूपा का विरोध करने की हिम्मत किसी में न रही। चंबल में रूपा का नाम आतंक और खौफ का नाम बन गया। पुलिस को किसी अपहरण की जानकारी मिलती और वो जब परिवार के लोगों से पूछताछ करती तो परिवार वाले इनकार करते थे। चंबल में रूपा महाराज का नाम तो गूंज रहा था, लेकिन बेताज बादशाह बनने की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि इलाके में एक दूसरा डकैत लाखन सिंह भी था। चंबल में एक तरफ रूपा की बंदूकें बारूद उगल रही थी, तो लाखन सिंह भी पुलिस को नाकों चने चबवा रहा था। लगातार डकैतियों और कत्ल की वारदात से पुलिस हैरान परेशान थी। इधर चंबल का बादशाह बनने के लिए रूपा और लाखन की दुश्मनी बढ़ने लगी। चंबल का बादशाह बनने के लिए छटपटा रहे रूपा पंडित ने गैंग के लोगों से वादा किया कि वो लाखन को खत्म करके ही दम लेगा। दोनों गैंग कई बार आपस में टकराए, लेकिन हर बार लाखन बचकर निकलने में कामयाब रहा। लाखन सिंह से बुरी तरह खफा रूपा भी चाहता था कि किसी तरह से लाखन सिंह का सफाया हो जाए, तो फिर चंबल में उसके सामने बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। रूपा को बादशाहत पसंद थी, वो किसी को भी मार गिराने में पल भर भी नहीं लगाता था। खूनी खेल वाली अदावत रूपा गैंग के लिए मौत की दावत का सबब बनने वाली थी। लाखन जो कभी उसकी गैंग का हिस्सा था, अब उसके सीने के सामने था। गोलियां चलनी शुरू हो चुकी थी। किसी एक का सीना छलनी होने वाला था और दूसरा चंबल पर राज करने वाला था। जिंदगी और मौत की इस चाल के मोहरे रूपा पंडित ने चले, लेकिन शहमाद का खेल कोई और खेल गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने 1958 में कहा कि वो रूपा का इस साल के आखिर तक सफाया कर देगी, और रूपा ने पुलिस के इस बयान का अपने अंदाज में जवाब दिया। दिसंबर 1958 की रात मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक छोटे से गांव से 4 लोगों को रूपा ने पकड़ा और उनका कत्ल कर दिया। उसके कुछ देर बाद ही मुरैना के गांव से 4 और बेगुनाहों को भी मौत के घाट उतार दिया। रूपा पंडित का मकसद पुलिस को साफ चुनौती देना था।
कि उनके सफाए वाले ऐलान का जवाब बेगुनाहों का खून बहा कर देगा। इस तरह मध्य प्रदेश पुलिस की डायरियों में रूपा और लाखन जीवन और जीतू के गैंग के तौर पर दर्ज होने लगा। पुलिस किसी भी कीमत पर इन दोनों का सफाया करना चाहती थी। इस बीच अपने दुश्मनों की हवेली जलाकर लाखन ने पुलिस को एक बड़ी चुनौती तक दे डाली और तत्कालीन सरकार पर सबसे पहले लाखन को रास्ते से हटाने का दबाव बन गया। एसएएफ की एक पूरी बटालियन पुलिस अधिकारी टी क्विन के नेतृत्व में लाखन के गांव नगरा में उतार दी गई। टी क्विन किसी भी सूरत में लाखन और उसके गैंग का सफाया चाहता था। पहले तो सीधी मुठभेड़ हुई, लेकिन लाखन सिंह अपनी चालाकियों से आसानी से पुलिस के जाल को काट कर निकल भागता। हाँ ठीक था, उसका भी भागने में भी बहुत तेज था लाखन, सबसे भागता भी बहुत जल्दी था जी। पुलिस के नाम से बहुत लंबा जाता था जी। भागने में लाखन भी बहुत तेज था और रुपए निकालने में भी सही थे। भागते कम थे, हमारी गैंग के लोग जो है भागने वाले नहीं थे। नहीं इतनी पुलिस कैसे मर जाती। पुलिस के डर से कभी नहीं भागे। जब गोली चली है तो 10-5 पुलिस वाले मारे गए और बंदूकें भी ले गए उनकी साले जंगलों में। वो कारतूस बागियों को बंदूकों से ज्यादा प्रेम होता है। टी क्विन ने पहली बार चंबल में ऐसी चाल चली जो चंबल में न कभी सुनी गई थी और न देखी गई थी। टी क्विन नगरा के आसपास के गांव की रात दिन खाक छान रहा था। हर गांव में उसने अपना मजबूत मुखबिर खुफिया तंत्र खड़ा किया, लेकिन उसको न लाखन का सुराग मिल रहा था और न ही रूपा का। टी क्विन ने रूपा के गैंग को छोड़कर पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले एक डकैत को अपने विश्वास में ले लिया। उससे हासिल सूचनाओं के आधार पर टी क्विन ने एक के बाद एक रूपा के लोगों को पकड़ना और मार गिराना शुरू कर दिया। पुलिस की मुठभेड़ में गैंग के लोग गाल के गाल में समाने लगे। बेहद चालाक और चतुर रूपा ने बदला लेने का प्लान भी बना डाला। भिंड में पुलिस के घेरे में रह रहे मुखबिर के रिश्तेदारों को टॉर्चर किया गया। उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो मुखबिर को किसी बहाने से अपने यहां बुलाए। एक दिन जब वो मुखबिर जाल में फंसकर अपने रिश्तेदारों के यहां पहुंचा तो वहां उसका इंतजार कर रहा था मौत का दूसरा नाम, रूपा पंडित। कहते हैं कि रूपा मुखबिर को मौत के घाट उतारने से पहले उसे ऐसी यातनाएं देता जिससे उसकी खौफ की बादशाह बरकरार रहेगी। मानसिंह गैंग का सबसे शातिर और खूंखार रूपा महाराज ने टी क्विन के सफाए पर अपना दिमाग लगाया। टी क्विन ने कई बार रूपा को दौड़ाया था। एक दिन मुरैना के जंगलों में घूम रहे टी क्विन की खबर रूपा पंडित को लग गई। घात लगाकर बैठा रूपा टी क्विन को अपना शिकार बनाता उससे पहले ड्राइवर ने अपनी जान पर खेलकर टी क्विन को रूपा के बिछाए जाल से निकाल लिया। गुस्साए रूपा महाराज ने टी क्विन से मिलने और बात करने वाले 9 लोगों को सरेआम गोलियों से भून डाला, लेकिन टी क्विन ने हार नहीं मानी। एक के बाद एक मुखबिरों के सहारे दोनों लाखन और रूपा गैंग को ठिकाने लगाने की कोशिशों में जुटा रहा। दोनों गैंग अलग अलग दिशाओं में काम करते थे। ऐसे में एक दिन टी क्विन को उसके सबसे विश्वसनीय मुखबिर ने सलाह दी, क्यों ना कांटे से कांटा निकाल दिया जाए, यानी लाखन का कांटा रूपा के कांटे से निकाल दिया जाए और फिर रूपा का देखा जाएगा। मुखबिर के बाद टी क्विन को रास आ गई। फिर टी क्विन ने रूपा पर जाल बिछाना शुरू कर दिया। रूपा के एक रिश्तेदार की मदद से टी क्विन उस तक पहुंच गया और उसने रूपा को लालच दिया कि अगर वो लाखन सिंह का सफाया करा देता है तो फिर उसको हाजिर कराने में टी क्विन उसकी मदद करेगा। रूपा को पुलिस पर यकीन नहीं था, लेकिन ये साफ था कि वो लाखन सिंह का सफाया चाहता था। लिहाजा उसने टी क्विन से हाथ मिला लिया और लाखन गैंग से जुड़ी सूचनाओं का दौर शुरू हुआ।
पोरसा इलाके में लाखन सिंह गैंग की मूवमेंट की सटीक मुखबरी पर पुलिस की एक टुकड़ी जंगलों में आ गई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। लाखन की सूचना पर घात लगाकर बैठी पुलिस को पुतली गैंग हत्थे चढ़ गया और दोनों ओर से जमकर गोलियां चली। पोरसा के जंगल बंदूकों की गोलियों की आवाज से गूंजने लगी। लाखन तो मौके का फायदा उठाकर निकल चुका था, लेकिन पुलिस से हुई मुठभेड़ में पुतली और उसका पूरा गैंग निशाना बन गया। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई। इससे भी ज्यादा परेशानी टी क्वीन और रूपा पंडित के बीच के रिश्तों को लेकर होने लगी। टी क्वीन की चंबल के सबसे खूंखार डकैत के साथ और उसकी दोस्ती की कहानियां सरकार को मिलने लगी। टी क्वीन को जेडो यानी जोनल ऑफिसर 1 कहा जाता था, लेकिन इन दोनों के रिश्तों के चलते पूरे इलाके में रूपा को जेडो 1 और टी क्वीन को जेडो 2 कहा जाने लगा। दोस्ती की ये कहानी चंबल के पीहड़ों को पार कर राज्य की राजधानी तक पहुंच गई। राजनेताओं और आला अधिकारियों ने इस पर कुछ सवाल किए और विवादों में घिरे टी क्वीन ने लिया एक बड़ा फैसला, चंबल का सबसे बड़ा फैसला। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 26 अक्टूबर 1959 का दिन था। टी क्वीन ग्वालियर से वापसी के रास्ते में महुआ गांव में रुका और इस बीच महुआ थाने के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ कि जीवन गैंग की आमद इलाके में होने वाली है। रूपा का गैंग वारदात के लिए लाखन के गांव नगरा की ओर जाने वाला है। गैंग की दूरी कुछ मील दूर है। टी क्वीन ने 9 बटालियन का इंतजाम कर लिया और इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया। 2 प्लाटून नगरा की तरफ, 2 प्लाटून महुआ, 2 प्लाटून काली आरोली और एक प्लाटून उद्धोतगढ़ और पोरसा भेज दी गई। टी क्वीन ने 6 बटालियन के साथ मार्च किया और बीहड़ से चंबल के बीच की जगह में घेराबंदी कर दी। पुलिस जैसे ही कुछ आगे बढ़ी तो गैंग के पहरेदार, जिसे आउटपोस्ट कहा जाता है, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि पुलिस के कुत्ते भागो। गोलियां चलने लगी। पुलिस ने 28 ग्रुप बनाकर एक के बाद एक कई घेरे बना दिए। गैंग 3 तरफ से राजस्थान जाना चाहता था, लेकिन हर तरफ पुलिस की भारी फायरिंग हो रही थी और रूपा के गैंग के बचने का कोई रास्ता नहीं था। रूपा ने सोचा कि अकलमंदी दिखाते हुए 3 मील का बीहड़ का रास्ता पार कर चंबल को पार कर निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही रूपा और उसका गैंग चंबल की ओर भागा तो करीब चंबल से आधा मील का फासला बचा। तभी पुलिस पार्टी से आमना सामना हुआ और पुलिस के जमादार बालम सिंह ने अपनी रेंज में दिख रहे 3 लोगों की आवाज सुनकर अचानक अपनी टॉमी गन से गोलियों की बौछार कर गोलियों के साथ चीखने की आवाज भी हवा में गूंजी और कुछ देर बाद शांत हो गई। इस समय शाम के 7 बज चुके थे। महुआ क्षेत्र के उसेदपुरा में घोर अंधेरा छा चुका था। कमांडेंट क्वीन ने ऑपरेशन रोक दिया, लेकिन अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली और अंधेरा छटने लगा तो क्वीन के चेहरे पर पसीने की बूंद दिखने लगी थी, जबकि ये ठंड का मौसम था। कुछ ही दूरी पर जंगल में खून की लाइन दिखी और पास में एक लाश खून से लथपथ थी जो औंधे मुंह गिरी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसका चेहरा पहचाना गया तो टी क्वीन निराश हो गया, क्योंकि ये रूपा नहीं था बल्कि गैंग का एक सदस्य राजा राम था। क्या रह गई ठाई एक कहूँ को 2 कहूँ 1 2 दिनों में से लूटी
तो 4 बजे पे एक संग बच्चे खून दौते जिन्हें के गोली मेवाने जी पीछे रह रही जब पहने पर निकल गई और राजा राम को तो बागे जी लग गई जो मरे एक बाबा सिया वो बाबा खत्म 3 मारे गए थे। इनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। पुलिस पार्टी लौट ही रही थी, एक और खून के निशान दिखाई दी। धीरे धीरे खून के निशान के पीछे जाने पर कुछ ही दूरी पर गोलियों से छलनी दूसरी लाश पड़ी थी और लाश की पहचान के साथ ही टीक्विन खुशी के साथ नाचने लगा, क्योंकि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मान सिंह के बाद चंबल के सबसे बड़े खूंखार डाकू रूपा पंडित की थी। हमारे गैंग का एक मेवा पंडित था, यहाँ का था वो खुआरी का मेवा रामनाथ 2 भाई फरार थे साथ में अपने गैंग में ही। इन्हें गोली मारी रूपे के पीछे से, गोली चल रही थी, कोई साहब था वो चला गया। जब गोली वहां पुलिस तो उसकी लगी थी, जब गोली चलने लगी 2 मारे गए, मेरे राजा राम मारा गया, वहीं पे ये रूपे मारे गए। कन्हई भी थे उसी जब जी मारे गए उस टाइम थे वहां पे सब, जे आगे था उसके आगे रूपे चला रहे थे, गोली पीछे से लगी है इनके। तो यही होता है कि इसने गोली उनके मारी दे वाले थे। और इस तरह चंबल में आतंक का दूसरा नाम रूपा पंडित भी पुलिस की गोलियों का निशाना बन गया। पुलिस की डायरी कहती है कि इस मुठभेड़ के बाद एफ रुस्तम जी ने टेबल में लगे हुए चार्ट से जीवन गैंग के नाम पर कलम से कांटा लगा दिया और इस तरह चंबल का एक और खूंखार डाकू बीहड़ की जमीन से उठकर किस्सों की नदी चंबल में बह गया। चंबल का बहता पानी हर मौसम में खौफ की एक नई कहानी कहने को तैयार था। बीहड़ की खूनी बयार एक नए सरदार के इंतजार में थी, एक ऐसे बागी के इंतजार में जिसे किस्मत बचाती रही, जिसने चंबल को सबसे ज्यादा खून से लाल किया। बीहड़ का वो सरदार जिसे सरकारी कागजों पर G2 और E2 जैसे नाम दिए गए, जिसके लिए पुलिस को ऑपरेशन हैमर तक चलाना पड़ा। सदियों से जिस